नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उस सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चौथे चैप्टर गति के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो हमने आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है इसको ध्यान में रखते हुए, एनुअल एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ सके, क्वेश्चन किस टाइप से पुट किए जा सकते हैं वो आपको समझ में आ सके। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने क्लासमेट के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम जल्दी से जल्दी लेकर आए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां पर लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हम लेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न मात्रकों में से कौन सा द्रव्यमान का मात्रक नहीं है? इनमें से द्रव्यमान का मात्रक कौन सा नहीं है वो हमें यहां पर बताना है। न्यूटन, जो कि बल का मात्रक है, तो यही नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम है, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। पौंड है, ये भी द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो ये वैसे पौंड की बजाय पाउंड हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट आपका ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में बल की आवश्यकता नहीं होती? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया के अंदर हमें बल की जरूरत नहीं पड़ती? तो देखिए एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। समान चाल से वर्तुल गति, मतलब वृत्ताकार पथ में यदि कोई पिंड घूम रहा है तो विद्यार्थियों इससे बल की आवश्यकता पड़ेगी, और वृत्ताकार पथ में घुमाने वाला जो बल होता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो उसे घुमाने वाला एक अभिकेंद्रीय बल वहां पर अवश्य ही मौजूद रहेगा। समान वेग से रेखीय गति, समान वेग से यदि समान वेग है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, रेखीय गति हो रहा, तो यहां पर बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी ही यहां पर सही हो जाएगा। चलिए जो बाकी ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। समान त्वरण से रेखीय गति, तो देखिए जब त्वरण है ए है तो वहां पर बल भी होगा, ये तो क्लियर है कि यदि ए है तो वहां पर एफ भी होगा, बल भी होगा। तो इस कारण से ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। सभी में बल की आवश्यकता होती है, तो ये तो गलत है कि इनमें से ऑप्शन बी यहां पर हमारे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक पिंड पर 5 न्यूटन बल 4 सेकंड के लिए लगता है तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा। उसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में हमें आंसर चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बल का जो मान है एफ है वो हमें दे रखा है 5 न्यूटन, बल की वैल्यू 5 न्यूटन दे रखी है। संवेग में परिवर्तन हमें यहां पर पूछा है, जबकि संवेग में परिवर्तन में लगा जो समय है वो हमें दे रखा है 4 सेकंड का। तो देखिए एफ बराबर बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी।
तो यहां से डेल्टा पी बराबर आ जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। एफ का जो मान है वो है 5, डेल्टा टी का मान है वो है 4। देन यहां से हमारे पास में 20 आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। तो गेंद वापस उसी के हाथ में आएगी, यात्री के हाथ में आ जाएगी। इसे आप समझ लें कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे ये ट्रेन के डिब्बे में बैठा है, कोई व्यक्ति किसी गेंद को उछाल रहा है, तो यहां से जब वो उछाल रहा होता है तो गेंद ऊपर जाएगी। और वो देखिए जब ट्रेन आगे की ओर गति करेगी, थोड़ी देर बाद में जो व्यक्ति है वो यहां पर इस स्थिति से इस स्थिति में आ जाएगा। गेंद इस तरीके के पथ पर गति करती हुई इसके हाथ में वापस आ जाएगी। ये क्लियर कर लेना है। तो ये क्यों करती है, ऐसा क्यों होता है? तो गति के जड़त्व के कारण से ऐसा होता है। गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। जो गेंद, ट्रेन गति कर रही है तो उसके हाथ में मौजूद जो गेंद है वो ऊपर की ओर उसे दिखेगी तो ये सीधी ऊपर जा रही है सीधी, लेकिन हाथ में वापस आकर गिर जाएगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। देखिए 1 किलोग्राम भार है वो किसके बराबर होगा? जो भार होता है उसको हम W से पुट करते हैं, जो कि M इंटू जी के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार किसके इक्वल होगा? तो M का मान 1 हो जाएगा 1 किलोग्राम भार। यहां पर G की वैल्यू है वो 9.8, तो यहां पर ये 9.8 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए न्यूटन का गति का तृतीय नियम देता है। तो देखिए विद्यार्थी, न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में पूछा गया है। ये बल का गुण बताता है, बल के गुण के बारे में बताता है। मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम ये बल की परिभाषा देता है। न्यूटन का जो पहला नियम है ये हमें बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। ओके। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, द्वितीय जो नियम है, वो हमें बल का माप बताता है, बल का माप, या हम कह सकते हैं बल का ये सूत्र देता है। न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है, तृतीय नियम, ये हमें बल के गुण बताते हैं, बल का गुण बताता है। अब देखिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि ये बल ये कहता है कि हर एक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया होगी तो वहां पर डेफिनेटली क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। परिमाण उनका समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। और क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं के ऊपर काम करती है। बहुत सारी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम dp/dt से पुट कर सकते हैं। यह है संवेग में परिवर्तन की दर। और विद्यार्थियों, गति का जो दूसरा नियम है वो हमें क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की
दर। और गति का जो दूसरा नियम है वो हमें ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये बल को बताएगा। किसको रिप्रेजेंट करता है? बल को रिप्रेजेंट करता है, बल को बताता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है और गतिक घर्षण गुणांक μk है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, यदि हम घर्षण और आरोपित बल के बीच में ग्राफ खींचें तो देखिए हमें किस टाइप का ग्राफ मिलने वाला है। एक बार आप उस ग्राफ को समझ लीजिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए, इस ग्राफ में ये वाला जो बल होता है, ये जो बल होगा, ये हमारे पास में है सीमांत घर्षण बल, एफ एस मैक्सिमम। इसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इधर ये हमने लिया है घर्षण बल और इधर हमने लिया है आरोपित बल। देखिए कि जब तक वस्तु स्थिर रहती है तब तक आरोपित बल और घर्षण बल है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और जब वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, तो गतिशील अवस्था में आ जाती है तो वहां पर गतिक घर्षण बल काम करता है। उस स्थिति के अंदर गतिक घर्षण बल काम करेगा। और ये जो गतिक घर्षण बल है, इसे आप देखें सीमांत घर्षण बल से ये थोड़ा सा कम होगा। सीमांत घर्षण बल से इनकी वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। तो इस सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है एफ एस मैक्सिमम, ये होता है μs इंटू आर, μs इंटू आर। और जो गतिक घर्षण बल होता है ये होता है एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर आप देखेंगे कि गतिक घर्षण बल थोड़ा सा क्या होता है? सीमांत घर्षण बल से कम होता है। तो यहां पर म्यू के है ये थोड़ा कम होगा, म्यू एस है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान वेग से चले आ रहे एक पिंड को 200 न्यूटन बल लगाकर 0.25 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या होगा? तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बल दे रखा है 200 न्यूटन, बल की वैल्यू हमें 200 न्यूटन दे रखी है। समय हमें दे रखा है 0.25 सेकंड का, 0.25 सेकंड का। प्रारंभिक संवेग पूछा है। देखो, संवेग में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, फिर हम प्रारंभिक संवेग भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, F बराबर हमारे पास में होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो यहां पर बल लगाकर पिंड को रोका जा रहा है, तो रोका जा रहा है तो यहां पर एक तरीके से मंदन बल लगाया जा रहा है। तो बल का जो मान है इसको हम ऐसे लिखेंगे P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो अंतिम जो संवेग है वो तो 0 है और प्रारंभिक जो संवेग है वो हमें यहां पर पूछा है।
और रोका जा रहा है, इस कारण से जो बल की वैल्यू है वो भी हम माइनस में लेंगे। तो माइनस में 200 बराबर P2 का मान है 0, P1 का जो मान है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, और डेल्टा T 0.25 है। तो यहाँ से माइनस में 200 गुणा में 0.25 बराबर माइनस में P1, माइनस में माइनस कट जाएगा, P1 बराबर यह आ जाएगा 2 गुणा 25, P1 बराबर आ जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम 50 न्यूटन इंटू सेकंड भी पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में यहाँ पर एक लिफ्ट है, ये जैसे हमारे पास में एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर एक आदमी है, वो यहाँ पर खड़ा है। एक आदमी इसके अंदर खड़ा है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस व्यक्ति जैसे लिफ्ट यहाँ पर क्या है, नीचे की ओर जा रही है। लिफ्ट इधर A0 त्वरण से नीचे जा रही है, तो इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल मतलब आभासी बल काम करेगा Ma0 इसके त्वरण की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये लिफ्ट है, ये हमारे पास में व्यक्ति है, और व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो m है। इस व्यक्ति के ऊपर नीचे की ओर तो काम कर रहा है mg, और ये लिफ्ट का त्वरण है, लिफ्ट का त्वरण A0 त्वरण से ये नीचे जा रही है, तो इसके ऊपर ये आभासी बल काम करेगा। आभासी बल इसके गति की विपरीत दिशा में काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। तो व्यक्ति का आभासी भार, व्यक्ति का भार कितना प्रतीत होगा उसे, तो mg तो उसे नीचे की ओर लग रहा है, Ma0 उसे ऊपर की ओर लग रहा है। तो m यहां से कॉमन आ जाएगा, तो g माइनस यहां से g माइनस A0, भार में कमी महसूस होगी, भार में कमी प्रतीत होगी, क्योंकि mg में से कुछ घट रहा है तो भार में क्या आएगी, कमी आएगी। तो जब लिफ्ट A0 त्वरण से नीचे की ओर गति करती है, तो लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर जब गति करती है तो उसे अपना जो भार है वो थोड़ा सा कम प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांत जल में खड़ी एक नाव से जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तब नाव, जैसे इसको आप समझ लेवें विद्यार्थियों, ये हमारे पास में जल है, जल की सतह हमने दिखाई है, और एक इस तरीके से ये कोई नाव है, ये हमने नाव दिखाई है, ठीक है। और ये किनारा है, यहां से जो व्यक्ति है वो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति भी बना देता हूं मैं, कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो यहां से इस जगह पर कूदता है, ऐसे इधर छलांग लगा रहा है, ठीक है। ये क्या है, नाव है, और ये हमने यहां पर दिखाया है पानी, ये पानी के अंदर है, ओके। तो जब व्यक्ति इधर कूदेगा तो इधर होगी क्रिया, इधर क्या होगी, क्रिया। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति इस नाव पर पीछे की ओर धक्का मारता है। चलिए थोड़ा दोबारा मैं पुट करता हूं। तो इधर वो इसको पीछे की ओर धक्का मारेगा, वो है क्रिया।
नाव इसको आगे की ओर धक्का मारेगी, वो होगी प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे की विपरीत दिशा में, बराबर परिमाण में, अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग वस्तुओं पर काम करती है। तो व्यक्ति क्या है, आगे की ओर कूदने हेतु नाव को पीछे की ओर धक्का मारेगा। तो व्यक्ति जब आगे कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। और इसे हम किससे समझा सकते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम से हम समझा सकते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम से इसको समझा जा सकता है। जो तीसरा नियम है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहा जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इसको हम समझ सकते हैं। क्रिया यहां पर हो रही है व्यक्ति द्वारा नाव पर, व्यक्ति द्वारा नाव पर हो रही है। ओके। और प्रतिक्रिया हो रही है नाव द्वारा व्यक्ति पर, नाव द्वारा व्यक्ति पर। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, परिमाण समान होता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए विद्यार्थियों। यहां पर जो नाव है वहां इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये यहां पर हमने पानी दिखाया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में प्रदर्शित पीओ डोरी में तनाव क्या होगा। तो देखिए हमारे पास में एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम से, ऐसे डायग्राम हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और तनाव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डोरी में जो तनाव है इन दोनों को तो हम एक ही द्रव्यमान मान सकते हैं जो कि 5 kg हो जाएगा। और ये जो द्रव्यमान है वो हमें 10 kg दे रखा है, इसको हम m1 ले लें और इनके द्रव्यमान को हम m2 ले लें। तो तनाव T बराबर होता है 2m1 m2 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू में g, इंटू में g। तो तनाव T बराबर आ जाएगा 2 गुणा m1। m1 का मान हमारे पास में है 10, m2 का मान हमारे पास में है 5 और g जो कि 10 है, 10 ही हम ले लेते हैं। और 5 प्लस 10 ये हो जाएगा 15। 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सॉरी, यहां पर तो 10 ही आएगा, इधर 15 आ जाएगा। तो यहां से 5 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 200 बट्टे में 3 आ गया है, ये 66.6 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। m1, m2, m3 द्रव्यमान के 3 पिंड चित्रानुसार भारहीन रस्सी से बांधकर घर्षणहीन मेज पर रखे हैं। उन्हें 40 न्यूटन के T3 बल से खींचा जा रहा है। यदि m1 बराबर 10 किलोग्राम, m2 बराबर 6 किलोग्राम, m3 बराबर 4 किलोग्राम हो तो T2 का मान क्या होगा? देखिए विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं और यह हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। वहां पर T3 की जगह वहां पर F दिखाया है। तो इन डोरियों के अंदर जो तनाव होगा T2, T2 देखिए कैसे ज्ञात करते हैं कि इसके ऊपर, इन द्रव्यमानों के ऊपर, ये दोनों द्रव्यमानों के ऊपर काम कर रहा है। तो m1 प्लस m2 जो बल लगाया जा रहा है वो है F बट्टे में टोटल द्रव्यमान। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 का जो मान है वो है 10, m2 का जो मान है वो है 6, m3 का मान 4, सॉरी यहां पर m1 प्लस m2 ही है। f की जो वैल्यू है वो है 40 बट्टे में 10 प्लस 6 प्लस 4 यह आ जाएगा।
तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 16 गुणा 40 बट्टे में 20। तो यहां से 20 है, ये 40 है, वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 32 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्कस में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठा घुड़सवार उछलकर पुनः घोड़े पर ही आ जाता है, क्योंकि ये गतिशील अवस्था का जड़त्व है कि जो वस्तु गतिमान थी वो गतिमान ही रहना चाहती है। इस कारण से घोड़े पर से घुड़सवार उछलेगा और गति करता हुआ वापस घोड़े पर ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल होगा। तो इसे आप समझ लें कि ये हमारे पास में जैसे कोई टेबल है, ऐसे हमने यहां पर एक टेबल दिखाई है और इसके ऊपर इस तरीके से एक गुटका रखा हुआ है, ऐसे एक गुटका रखा हुआ है। तो ये हमारे पास में है गुटका, ओके, और ये हमारे पास में है टेबल। इनको समझ लें। तो देखिए गुटका के ऊपर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा नीचे की ओर भार के रूप में, W बराबर mg काम करेगा। ओके, अब ये तो है क्रिया, ये तो क्या है, क्रिया। अब टेबल क्या करेगी, इसके ऊपर जस्ट नीचे से ऊपर की ओर इसके ऊपर बल लगाएगी और इसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे। तो ये जो प्रतिक्रिया होगी ये टेबल द्वारा गुटके पर काम करेगी, टेबल द्वारा गुटके के ऊपर काम करती है। ये जो क्रिया जहां हमने बताई है, तो गुटके के द्वारा क्रिया है, वो गुटके के द्वारा टेबल पर हुई, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी और अपोजिट डायरेक्शन में बराबर परिमाण के साथ में। तो ऊपर की ओर टेबल द्वारा होगी। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं। न्यूटन के गति के नियम है वो लागू होंगे गैलीलियन निर्देश तंत्र में, अत्वरित निर्देश तंत्र में। देखो अत्वरित निर्देश तंत्र में लागू होंगे। गैलीलियन निर्देश तंत्र या न्यूटोनियन निर्देश तंत्र भी उसको हम कह सकते हैं। निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं, न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं, नियम लागू होते हैं, लागू होंगे। ओके, इस अत्वरित निर्देश तंत्र को हम दो नाम और दे सकते हैं, गैलीलियन निर्देश तंत्र। इसका दूसरा नाम और भी है न्यूटोनियन निर्देश तंत्र, न्यूटोनियन निर्देश तंत्र। तो न्यूटोनियन निर्देश तंत्र, गैलीलियन निर्देश तंत्र, ये अत्वरित गति करते हैं, इनमें त्वरण नहीं होता। इन निर्देश तंत्रों का जो त्वरण है वो शून्य होता है, इन निर्देश तंत्रों का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो त्वरण रहित निर्देश तंत्र के अंदर ये गति, ये नियम लागू होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बताइए कि एक वस्तु का भार, एक वस्तु का भार क्या होता है, उसके द्रव्य का द्रव्यमान होता है। गलत, वस्तु का भार है वो W से लिखा जाता है m इंटू जी के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वीय बल होता है, तो उसका जड़त्व होता है नहीं,
वह बल जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती। ये ऑप्शन सही है कि ऐसा बल जो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगता है तो वो भार के तुल्य होगा, तो उसके द्रव्यमान के बराबर होता है परंतु मात्रक भिन्न होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी कण पर परिणामी बल शून्य हो तब इसका संवेग शून्य होगा, इसका वेग शून्य होगा, इसका विस्थापन परिवर्तन शून्य होगा, इसका वेग परिवर्तन शून्य होगा। तो देखिए गति के तीसरे नियम से इसको समझेंगे। गति के तृतीय नियम से गति के द्वितीय नियम से F बराबर हमारे पास में होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T होता है। तो यदि परिणामी बल शून्य है, हमें क्वेश्चन के अंदर परिणामी बल कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है। यदि F बराबर शून्य तो डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T है ये शून्य हो जाएगा। यहां पर ये जो डेल्टा T है वो नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा P है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया m इंटू डेल्टा V है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर m भी द्रव्यमान भी किसी पिंड का है वो 0 नहीं होगा, तो डेल्टा V कितना होगा, 0 होगा। मतलब वेग में जो परिवर्तन है वो शून्य होगा। तो वेग में परिवर्तन शून्य होगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्पर्श करती हुई दो वस्तुओं के बीच सीमांत घर्षण निर्भर नहीं करता। तो देखिए सीमांत घर्षण बल है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है। तो स्पर्श करती हुई सतहों की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर करेगा, सतहों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, वस्तुओं के मध्य अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल पर भी निर्भर करेगा। तो वस्तुओं के पदार्थ पर कि वो किससे बने हुए हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, कि वो किस मैटर के बने हुए हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तत्पश्चात ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम तुल्य है। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण नियम के तुल्य होता है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम के तुल्य होता है। जो रॉकेट नोदन है या दो पिंडों की गति है उनके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं तो वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होते हैं, जिनमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी यहां पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, जबकि न्यूटन का द्वितीय नियम बल का माप निर्धारित करता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बल की परिभाषा देता है। पहला जो नियम है वो बल की परिभाषा देता है, द्वितीय नियम है वो बल के माप को बताता है, या हम कह सकते हैं सूत्र को बताता है। तीसरा जो नियम है, यदि यहां पर तृतीय नियम भी पूछ लिया जाता तो तृतीय जो नियम है, तीसरा जो नियम है वो बल के गुण को बताता है, बल के गुण के बारे में व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो उसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल। उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, म्यूएस का मात्रक होता है। तो विद्यार्थियों एफ एस मैक्सिमम बराबर होता है म्यूएस इंटू आर, म्यूएस इंटू आर। तो म्यूएस बराबर आ जाएगा एफ एस मैक्सिमम बट्टे में आर। तो ये भी एक प्रकार का बल है, घर्षण बल है।
ये भी एक प्रकार का क्या है, बल है। तो बल से बल का मात्रक कैंसिल हो जाएगा। तो म्यूएस है एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती, तो ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ओके, तो यहां पर आ जाएगा मात्रक होता है, तो ये मात्रक नहीं होता है, में उसका मात्रक नहीं होता है, या ये एक मात्रकहीन राशि है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बल तथा समय का गुणनफल कहलाता है। बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? तो देखिए विद्यार्थियों, F इंटू डेल्टा टी, इसको हमने आवेग कहा। क्या कहा है? आवेग कहा है। यदि किसी वस्तु के ऊपर अल्प समय के लिए कोई बल काम करता है तो उसको हम आवेग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तरल पदार्थों में लगने वाला घर्षण बल कहलाता है। तरल पदार्थों में लगने वाला जो घर्षण बल है उसको हम श्यान बल कहते हैं। उस बल को क्या कहा जाता है? श्यान बल कहते हैं। तरल के अंदर विभिन्न परतें होती है, परतें एक दूसरे पर फिसलती है, तो उन परतों के बीच में जो बल काम करता है उसको हम श्यान बल कहते हैं। अब हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि एक शब्द या एक लाइन के होंगे। तो देखिए पहला ही जो हमारा प्रश्न है वो है एक न्यूटन बल की परिभाषा दीजिए। तो देखिए एक न्यूटन बल की परिभाषा F बराबर हम क्या जानते हैं? m इंटू ए जानते हैं। यदि हम m बराबर क्या ले लें? 1 किलोग्राम ले लें, a बराबर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले लें, तो F बराबर हमारे पास में 1 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि हम 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर दें तो लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने है। यदि 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल 1 न्यूटन के तुल्य होता है। 1 न्यूटन के बराबर होता है। 1 न्यूटन के बराबर होता है। यह 1 न्यूटन की परिभाषा। फिर देखिए आवेग संवेग प्रमेय का कथन लिखिए। यहां पर एक वर्ड रह गया है प्रमेय, तो प्रमेय भी लगा देते हैं। देखिए इसको समझें, आवेग संवेग प्रमेय क्या है? I बराबर होता है डेल्टा P, मतलब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का मान आवेग के तुल्य होता है। तो डेफिनेशन देखिए, कथन लिखवाया जा रहा है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का मान आवेग के तुल्य होता है, आवेग के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग संरक्षण नियम का कथन लिखिए। तो देखिए इसका कथन भी हम गति के दूसरे नियम से देखेंगे।
गति के द्वितीय नियम से। गति का जो दूसरा नियम है वो हमें यह कहता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यदि F बराबर 0, F बराबर हम कितना ले लें 0, तो dp बाई dt है, ये भी कितना होगा 0, ये 0 होगा। इसका मतलब क्या है, P है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, नियत है। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु पर लगने वाला बल 0 होता है तब संवेग नियत रहता है। तो इसे हम किस तरीके से, यही हमारे पास में संवेग संरक्षण का नियम है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल यदि 0 है तो उसका संवेग नियत रहता है। क्या कहता है ये नियम, देख लीजिए। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, लगने वाला बाह्य बल अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, या हम कह सकते हैं शून्य हो, शून्य हो, तो वस्तु का संवेग नियत रहता है, संवेग नियत रहता है। यह है संवेग संरक्षण का नियम। यहां पर जो वस्तु है इसके स्थान पर कोई निकाय भी हो सकता है, कोई आप निकाय भी लेकर चल सकते हैं, तो यहां पर निकाय वर्ड भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेग की परिभाषा दीजिए एवं इसका मात्रक बताइए। देखिए इसे भी हम इसके फॉर्मूले से परिभाषित कर देते हैं। आवेग I बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी। इसे हम डेल्टा P बराबर भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए, अल्प समय के अंतराल के लिए, अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाने पर, बल लगाने पर उसके संवेग का बदलना, संवेग का बदलना आवेग कहलाता है, आवेग कहलाता है। ओके, इसका मात्रक पूछा है हमें, तो I का मात्रक वही होगा जो F इंटू डेल्टा टी का मात्रक होगा, F इंटू डेल्टा टी का मात्रक होगा, या हम कह सकते हैं डेल्टा P का मात्रक होगा। तो यहां पर इसके दो मात्रक हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसका जो मात्रक है, F का जो मात्रक है वो तो न्यूटन, और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड, या संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें कहा गया है सीमांत घर्षण बल, कि सीमांत घर्षण बल क्या है। तो सीमांत घर्षण बल है
स्थितिक अवस्था में लगने वाला अधिकतम घर्षण बल को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ओके, तो देखिए डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं। तो स्थितिक घर्षण बल का स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान जहां तक वस्तु गति नहीं करती, जहां तक वस्तु गति नहीं करती, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण बल को हम एफएस मैक्सिमम से लिखते हैं, जो कि कैपिटल आर की समानुपाती होता है, और प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो म्यू एस आ जाता है। ये इसका सूत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसको बताता है? तो देखिए, दोबारा देखें, जड़त्व क्या है, जड़त्व किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला एक गुण होता है, इसी को हम जड़त्व कहते हैं। क्लियर? ये किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु या पिंड का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। विरोध करता है तो उसको हम जड़त्व कहते हैं। ओके, अब यहां पर अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है, इसको भी क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। अवस्था का यहां पर मतलब है जैसे स्थिर अवस्था। कौन सी अवस्था हो सकती है? स्थिर अवस्था हो सकती है, गतिशील अवस्था हो सकती है। गतिशील अवस्था या जो दिशा की अवस्था है कि पिंड जिस दिशा में गति कर रहा है वो उसी दिशा में ही गतिमान रहेगा। अब देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है? तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखें। तो देखिए विद्यार्थियों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसका त्वरण शून्य हो, इसका त्वरण कितना हो? शून्य, तो उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसा निर्देश तंत्र जिसका त्वरण शून्य हो, निर्देश तंत्र जिसका त्वरण शून्य हो, जिसका त्वरण शून्य हो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। उस निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ओके, ये जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर देखा था। न्यूटन के नियम लागू होते हैं या इसी में ही न्यूटन के नियम मान्य होते हैं।
ओके। इसमें इस निर्देश तंत्र का या तो जो वेग है वो रहेगा नियत, v की वैल्यू क्या रहेगी, नियत, या रहेगी शून्य। ये क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का सूत्र वाला रूप लिखिए। तो न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है F बराबर dp अपॉन dt, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं F बराबर डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर ma। F बराबर ma भी इसको लिखा जा सकता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमें क्या कहता है कि किसी बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त क्यों करती है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सुन लें। किसी बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त क्यों करती है। तो देखें, According to test book, देखिए विद्यार्थियों, इसे एक डायग्राम के जरिए समझेंगे कि ये हमारे पास में है बंदूक और इसके अंदर ये हमने दिखाई है गोली। ये हमारे पास में एक स्थिर निकाय है, स्थिर निकाय है। और जब यहां से बंदूक से गोली दागी जाती है तो जो गोली है वो आगे की ओर गति करेगी। ये हमारे पास में है गोली जो कि आगे की ओर गति करेगी। और जो बंदूक होती है, ये बंदूक पीछे की ओर गति करती है। बंदूक किधर गति करेगी, पीछे की ओर गति करती है। तो दोनों ही जो है बंदूक और गोली वो आपस में गति करना स्टार्ट हो जाती है, गति करती है। तो एक्चुअल में क्या है कि पहले ये स्थिर थी, इनका संवेग शून्य था, और जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली का संवेग आगे होगा और उस संवेग को शून्य करने हेतु बंदूक पीछे की ओर गति करती है। देखिए इसका मैं आंसर यहां पर आपके सामने रख देता हूं कि जो बंदूक और गोली है दोनों मिलकर एक निकाय का निर्माण करती है, और गोली पहले एक निकाय का निर्माण करेगी। गोली दोनों मिलकर एक निकाय बनाते हैं, निकाय बनाते हैं। गोली दागने से पूर्व है, गोली दागने से पूर्व गोली और बंदूक, गोली एवं बंदूक दागने से पूर्व गोली एवं बंदूक दोनों विराम अवस्था में होते हैं, दोनों विराम अवस्था में होते हैं, जिसके कारण निकाय का संवेग शून्य होता है। निकाय का संवेग शून्य होता है, निकाय का संवेग शून्य होता है। गोली दागने के उपरांत, गोली दागने के उपरांत गोली एक निश्चित संवेग से, एक निश्चित संवेग से
आगे बढ़ती है, गोली आगे बढ़ती है तो बंदूक पीछे की ओर गति करती है। लेकिन संवेग संरक्षण नियम हमें क्या कहता है? संवेग संरक्षण नियम से उतने ही वेग से, उतने ही संवेग से, उतने ही संवेग से बंदूक पीछे की ओर बढ़ती है। संवेग से बंदूक पीछे की ओर बढ़ती है, जिसके कारण बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? इसे हम देखिए आवेग के फॉर्मूले से समझेंगे। आवेग बराबर होता है हमारे पास में बल गुणा समय, बल गुणा समय। अब देखिए आवेग का मान, ये जो मान है वो निश्चित रहता है, नियत रहता है। तो हम क्या करते हैं, F को कम करने हेतु, F को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी बढ़ाना पड़ेगा, डेल्टा टी बढ़ाना पड़ेगा, इनको डेल्टा टी को इंक्रीज करना पड़ेगा। डेल्टा टी अब कैसे इंक्रीज हो, जब गेंद कैच करनी हो, पकड़नी हो, लपकनी हो, तब हाथ पीछे की ओर करके उस समय को बढ़ा लिया जाता है ताकि बल कम लगे। तो F जब इंक्रीज होगा तो डेल्टा टी यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी वृत्ताकार मोड़ पर एक सड़क को क्यों बंकित किया जाता है? देखिए विद्यार्थियों, यहां पर मैंने आंसर पुट कर दिया है कि गाड़ी जब मुड़ती है तो घर्षण से पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हो पाता। इस कारण से क्या करते हैं कि सड़क पर थोड़ा सा बंकन दे देते हैं, एक तरफ से उठा देते हैं। यदि सड़क में ढाल नहीं हो तो गाड़ी के मुड़ने पर एक पहिया है वो जमीन से ऊपर उठ जाएगा। इस कारण से क्या करते हैं, सड़क के ऊपर थोड़ा सा ढलान बना देते हैं, बंकित कर देते हैं, जिससे गाड़ी स्वतः ही अंदर की ओर झुकती है, और अंदर की ओर झुकती है तो प्रतिक्रिया बल का एक हिस्सा अभिकेंद्रीय बल क्रिएट करता है। तत्पश्चात गाड़ी है वो फिसलती नहीं है, बाहर की ओर लुढ़कती नहीं है। तो गाड़ी को पलटने से बचाने हेतु सड़क के एक हिस्से को बंकित कर दिया जाता है, वर्ताकार सड़क को बंकित कर दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस यहां पर और देखेंगे जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे न्यूटन की गति के नियमों के कथन लिखिए। तो तीनों नियमों को आपको अच्छे से समझना है। आवेग संवेग प्रमेय का कथन लिखकर इसको सिद्ध कीजिए। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, कैसे समझाइए। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको हूबहू हमारे हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, जिन्हें आप 94 60 23 93 58 इन नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है BCS एकेडमी, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी अवितन्य डोरी जो कि एक घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के
सिरों से बांधा गया है। पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उनके त्वरण और डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको टॉपिक हमारे नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा, जिसमें आपको देखो मैं सीधे फॉर्मूले से ही इनके आंसर आपको बता देता हूं कि यदि हमने किसी घर्षण रहित घिरनी से दो पिंडों को लटकाया है तो उनके त्वरण का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू जी। और तनाव का फॉर्मूला होता है, ये हमने यूज में भी लिया है पहले भी, 2m1 m2 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू में जी। वैल्यू रख दीजिए। m1 का मान हमारे पास में है 8, m2 का मान है 12, तो 12 माइनस 8 बट्टे में 12 प्लस 8। हम g का मान यहाँ पर 10 यूज में ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 4 बट्टे में 20 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। m1 का मान हमारे पास में 8 है, तो ये 12 प्लस 8 इंटू में 10, ये हमारे पास में क्या गया 2 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 10 बट्टे में 20, तो ये 96 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 किलोग्राम सहती की किसी तोप द्वारा 0.020 किलोग्राम का गोला दागा जाता है, तो यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कैपिटल M इंटू कैपिटल V प्लस M इंटू स्मॉल v बराबर 0, जहां पर कैपिटल V है ये तोप की चाल है, तोप की चाल है, और कैपिटल M तोप का द्रव्यमान है, स्मॉल m है वो गोले का द्रव्यमान है जो कि 0.02, और गोले की चाल है वो 80, तोप का जो द्रव्यमान है वो है 100। तो यहां से आप ध्यान देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करें, माइनस में 0.16 बट्टे में 10, तो माइनस में 0.016 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तोप गति करेगी। 5.0 सहती के किसी पिंड पर 5, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो लंबवत बल काम कर रहे हैं, तो पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम परिणामी बल ज्ञात कर लेते हैं। हमें F1 की वैल्यू दे रखी है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। F2 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 6 न्यूटन। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें दे रखा है 90 डिग्री। पहले तो हम परिणामी बल यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा से यहाँ पर हम इनको ज्ञात कर लेंगे। तो F की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 8 गुणा 6 गुणा कोस 90। कोस 90 की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0। देन यहाँ पर अपने पास में आ जाता है 64 प्लस 36 का रूट 100 का रूट, तो यह आ जाता है 10 न्यूटन। अब अपन को M यहाँ पर दे रखा है 5 kg, तो यहां से हम A ज्ञात कर लेते हैं F बट्टे में M, 10 बट्टे में 5। A की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें त्वरण की डायरेक्शन ज्ञात करनी है, तो त्वरण है वो बल की डायरेक्शन में ही होगा, तो उसकी डायरेक्शन होगी अल्फा बराबर tan इनवर्स F2 साइन थीटा बट्टे में F1 प्लस F2 cos थीटा। चलिए देखेंगे आप यहां से tan इनवर्स F2 का जो मान है वो हमें दे रखा है, जैसे 6 लेकर चले,
6 साइन 90 बट्टे में 8 प्लस 6 कोस 90। तो यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गति के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।